अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीम हसन और मैं आपको वेलकम करता हूं नदीम केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के टॉपिक को हल करने के लिए मैंने 6 सवाल चूज किए हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे। तो चलें बारी बारी इनके जवाब जानते हैं। शुरू करते हैं पहले पहले सवाल के जवाब से कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और उसे किस बंदे ने पेश किया था। तो इट वाज प्रपोज बाय टू नॉर्वेजियन साइंटिस्ट जिसका नाम था कैटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग एंड पीटर वेग। इन दो शख्स ने क्या किया था, इसको प्रपोज किया था। कब? 19 सेंचुरी में, जब तकरीबन वक्त चल रहा था 1864 के अंदर। तो इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। वो फिर मैं आपको इसके दूसरे सवाल के जवाब में बताता हूँ कि क्या किया था। चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट क्या है देखें। रेट, बेसिकली इसका मकसद था रेट को बयान करना और रेट की मदद से किसी भी इक्वेशन को डिराइव करके देना कि किस तरीके से आप इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसने स्टार्ट किया अपने लॉ को बाय सेइंग दैट द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन को हम दूसरा नाम देते होते हैं एक्टिव मास। कि आपकी जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड होगी, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसकी जो स्पीड का लेना देना है वो किसके साथ होगा? मोलर कंसंट्रेशन। मींस अगर आप मोलर कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाएगी? फास्ट। अगर आप मोलर कंसंट्रेशन रिड्यूस करते हो तो आपके रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो बैकवर्ड रिएक्शन है। अब मोलर कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे और भी दो बातें हुई। पहली कि मोलर कंसंट्रेशन किस चीज की होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं? देखिए वो बंदे जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वो बंदा रेट के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा जो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा। तो जो रिएक्शन करेगा, रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे, उनकी कंसंट्रेशन ही क्या कर रही होगी? डिपेंड कर रही होगी। तो पार्ट नंबर टू, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट दो किस्म का होता है। एक हम केमिस्ट्री में लेते हैं कि जो भी नई चीज बनते हैं उसे हम क्या नाम लेते हैं? प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट हम लेते हैं मैथमेटिक्स वाला जो कि कहता है मल्टीप्लाई। यहाँ जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? मल्टीप्लाई वाला हो रहा है। तो चलें अब इस लॉ को हम अप्लाई करते हैं हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर भी और हमारे रिवर्स रिएक्शन के ऊपर भी। देखें फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा हो रहा है कि ए प्लस बी बन रहा है, जो कि इस रिएक्शन से शो हो रहा है, क्या बना रहा है? सी प्लस डी। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। तो मोलर कंसंट्रेशन को शो करने के लिए आप क्या यूज करते हो इक्वेशन में? ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हो। मोलर कंसंट्रेशन आ गए। नंबर टू, किसकी मोलर कंसंट्रेशन है? रिएक्टिंग सब्सटेंस की। यहाँ देखिए हमारे पास सब्सटेंस चार हैं, ए बी सी डी। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो मेरे रिएक्टिंग सब्सटेंस दो ही होंगे, एक ए और एक बी। तो मतलब ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन। और पार्ट नंबर थ्री क्या कह रहा है कि ये इन दोनों का क्या होगा? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा देता हूँ। तो दिस लॉ इज ड्राइव फ्रॉम दिस, की आप यहाँ से ही इस लॉ के स्टेटमेंट को अप्लाई कर सकते हो। और सेम टू सेम हम इसी लॉ के स्टेटमेंट को किसके ऊपर कर सकते हैं? रिवर्स रिएक्शन के ऊपर। कैसे? देखिए रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मेरा सी प्लस डी बन रहा है, सॉरी सी प्लस डी रिएक्ट कर रहा है, मेरे रिएक्टिंग सब्सटेंस है, और इन दोनों से क्या बन रहा है? ए प्लस बी। तो यहाँ रेट ऑफ रिवर्स क्या हो जाएगा? वही चीज मोलर कंसंट्रेशन। तो मैं लिख देता हूँ मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट की मदद से। किन चीजों की? रिएक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन से हैं? सी एंड डी। तो ये सी और ये डी। बीच में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेसिकली क्या कहता है? रेट लॉ, या आप कह सकते हो लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में क्या करता है? गाइड करता है। अब चलते हैं आंसर नंबर टू के ऊपर। ये जानते हैं कि हमारे इस लॉ का पर्पस क्या था। तो देखिए दुनिया में फर्स्ट टाइम पहली बार ही कुछ ऐसा काम हुआ था कि इन दो साइंटिस्ट ने क्या दी थी? एक इक्वेशन प्रोवाइड की थी, डिराइव की थी। इस इक्वेशन का मकसद क्या था कि केमिकल इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट किया जाए थ्योरेटिकल वैल्यू से। याद रखें 1864 से पहले रिवर्सेबल रिएक्शन भी था, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात भी हो रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरीके से प्रिडिक्ट करें कि हमारे किस पॉइंट के ऊपर जाके इक्विलिब्रियम बनेगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए इन दो बंदों ने क्या किया?
कि आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड की जिसकी मदद से आप थ्योरेटिकल क्या कर सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो किसके लिए, अपने केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मेरी इक्विलिब्रियम कब तक अराइव्ड हो जाएगी। नंबर 2, रिएक्शन प्रोवाइड करना बता, किस चीज के दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप आता है, उसको भी इन दोनों ने क्या किया था, अटेम्प्ट किया था, प्रोवाइड किया था। चलते हैं आंसर नंबर 3 के ऊपर, जो कि क्या है, मोलर कंसंट्रेशन को। देखें हमारी यहाँ बात हो रही है किस चीज की, कि मोलर कंसंट्रेशन क्या चीज होती है, तो हम मोलर कंसंट्रेशन की डिस्कशन करते हैं। ऐसी कंसंट्रेशन जो हिस्सा ले रही होती है किस चीज के अंदर, रिएक्शन के अंदर, वही कंसंट्रेशन आपकी क्या कहलाती है, मोलर कंसंट्रेशन। मिसाल तौर पे कैसे, देखिए ये रिएक्शन है, मैं इसके हिसाब से लूं तो यहाँ देखिए एक ए है, एक बी है, एक सी, एक डी, यानी कि मैं ले रहा हूं इनकी कंसंट्रेशन कितनी कितनी, 1 1 1 1। अब इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्शन करेगा, तब जाके एक मोल सी बनेगा और एक मोल क्या बनेगा, डी। अब ये इनकी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। लेकिन इस रिएक्शन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, कैसे, देखिए यहां अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसकी कंसंट्रेशन 2 है। जब ये बनेगा तो इसकी कंसंट्रेशन 1 है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है। कंसंट्रेशन अलग है, मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, अलग। कैसे, देखिए यहां इसका एक मोल किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, एक मोल के साथ, यानी कि अगर मैं इस 2 को लिख दूं 1 + 1, तो ये ए का ए और ए बी का एक रिएक्शन करेगा, तब जाके क्या बनेगा, एक मोल सी, एक मोल डी। तो यहाँ ये जो बाकी एक ठहरा हुआ है ये क्या है, फ्री है, इसका कोई यूज नहीं है, इसने रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। जब ये हिस्सा नहीं ले रहा है तो ये एक्टिव मास भी नहीं कहलाया जाएगा। एक्टिव मास या आप कह सकते हो मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन वो अमाउंट होती है जो रिएक्शन के अंदर क्या करेगी, हिस्सा ले रही हो, दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज मोलर कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि कहता है कि आपने किस तरीके से डेरिवेशन करनी है। लेकिन डेरिवेशन बहुत ही लंबी है जो इस टॉपिक में कंप्लीट नहीं हो सकती, और वो इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप लोग खुद अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आती, कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी एक अलग से क्या कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको इस डेरिवेशन का रिजल्ट दिखा देता हूँ। रिजल्ट क्या कहता है कि के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन होगी इनटू इट्स पावर, यानी कि कोई ना कोई पावर भी हो सकती है, लाइक ए बी सी डी, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली दो फायदे दे रहा है। पहला, इस थ्योरेटिकल वैल्यू देगा 2 4 8 वगैरह वगैरह, जो हमें बताएगा, हेल्प करेगा इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करवाने में। नंबर 2, ये रिलेशन दे रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। तो ये दो फायदे और दो पर्पज इसके हो गए। अब चलते हैं आंसर नंबर 5 की तरफ, जो कि ये है कि आप किस तरीके से राइट कर सकते हैं केसी को किसी भी रिएक्शन के लिए, और एग्जांपल के ऊपर हम उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे दो तरीकों से शो करूंगा, एक है सिंपल वे और एक है कॉम्प्लिकेटेड वे, दो तरीकाकार है। सिंपल वे में मैंने क्या रखा है कि ए बी रिएक्शन कर रही है और क्या बन रहा है, सी प्लस डी। अब हमारे केसी की वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट दो है मेरे पास, एक है सी और एक है डी। तो मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, ये हमारे पास केस है। मीन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं रिएक्शन के अंदर, तो आप सिंपली उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ कॉम्प्लिकेटेड वे की तरफ। देखिए हर रिएक्शन इस तरीके से सिंपल नहीं होता, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके फ्रंट में कुछ कोफिशिएंट, कुछ मोल्स की अमाउंट लिखी जाती है, यहाँ उनके लिए वैल्यू कितनी है, 1 1 1 1। लेकिन यहाँ देखें तो उनकी वैल्यू चेंज होगी, मीन्स 2 4 8 10 कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए आपने केसी को किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा रिएक्टेंट। अब एक चीज जो यहाँ पे अलग करनी है वो क्या है कि यहाँ आपके पास जो कोफिशिएंट होगा ये बेसिकली क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर बन जाएगी। डी की पावर कितनी है, स्मॉल डी, सी की पावर स्मॉल सी, ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी। बस इतना सही काम है, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, हम इसको इस एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके चेक करते हैं। देखिए 4HCl प्लस 1O2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं 2 मोल ऑफ वाटर एंड 2 मोल क्लोरीन गैस। अब यहाँ पानी के साथ कितने मोल्स हैं, 2, ये आ जाएगा पावर 2।
क्लोरीन के साथ कितने हैं 2, ये आ जाएगा 2। HCl की बात करूं तो वो कितने हैं 4, ये आ जाएगा 4। ऑक्सीजन कितने हैं 1, 1 लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। बेसिकली 1 क्या होता है ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। अब चलते हैं छठे सवाल की तरफ, जो कि कहता है कि क्या Kc की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है या Kc की वैल्यू चेंज हो सकती है अगर उसके ऊपर थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई की जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको भी और जानते हैं कि ये किस तरीके से इफेक्ट होता है। तो मैं इसे दो तरीकाकार से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक कंसंट्रेशन, प्रेशर और कैटलिस्ट के लिए, और दूसरा टेम्परेचर के लिए। देखिए जब मैं बात करूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन की, प्रेशर की और कैटलिस्ट की, तो उसके लिए ये इंडिपेंडेंट है। मींस आप प्रेशर जितना भी अप्लाई कर दो, आप कैटलिस्ट डाल दो या आप इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर दो, तो उनकी मदद से Kc की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Kc की वैल्यू जो पहले होगी बाद में भी वही होगी। हाँ ये है कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन डिस्टर्बेंस थोड़ी देर बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगी और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे की वैसे सेम आ जाएगी। मैं आपको कंसंट्रेशन की बुनियाद के ऊपर इस चीज को अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एक रैंडमली एक रिएक्शन ले लिया है, Kc इज इक्वल टू H2O Cl2 डिवाइडेड बाई IClO2, मीन्स हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा क्या हो गया रिएक्टेंट। अब फर्ज कर लें आपकी कंसंट्रेशन जो वाटर की पड़ी थी वो कितनी थी 2, आपकी क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी थी 2, ICl की कितनी थी 4, ऑक्सीजन की कितनी थी 1। ये इनकी इनिशियल शुरू शुरू वाली कंसंट्रेशन जो मैंने ऐसे ही फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया। तो अब 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, आंसर हमारे पास कितना आ रहा है Kc के लिए, Kc इज इक्वल टू 1। अब मैं इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं और मैं कर देता हूं कि इसकी 2 थी, 2 से मैंने लेट कर दिया कि ये 4 है, इसकी 2 थी, इसके लिए भी मैंने क्या कर दिया 4। मींस बेसिकली मैं सबकी कंसंट्रेशन क्या कर रहा हूं डबल। अगर आपके रिएक्टेंट की अमाउंट डबल होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा, तो प्रोडक्ट की अमाउंट खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगी और रिवर्स रिएक्शन भी क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिएक्टेंट 2 से 4 करता हूँ और दूसरे रिएक्टेंट को भी 2 से 4 करता हूँ, तो प्रोडक्ट की अमाउंट के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। वो 4 से क्या हो गई 8 और ये 2 से क्या हो गया 1, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, कटेगा आंसर फिर क्या आ गया 1। दोनों के दोनों क्या शो कर रहे हैं इक्वल, ये शो कर रहे हैं कि Kc के ऊपर कंसंट्रेशन जो इनिशियल आप लेते हो उसका कोई असर भी नहीं पड़ता। आप जितनी भी कंसंट्रेशन ले लो Kc के लिए वैल्यू जो आएगी वो वही आएगी जो कि उसके लिए रियल वैल्यू है। अब एक चीज और भी बताता जाऊं कि अगर Kc की वैल्यू इससे अप जा रही है या इससे डाउन जा रही है, मींस फॉर एग्जांपल अगर Kc की वैल्यू 1 नहीं आई, Kc की वैल्यू आ गई 0.5 या Kc की वैल्यू आ गई 1.5, अब ये क्या शो करेगा कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं है, या तो उसमें रिएक्टेंट ज्यादा पड़ा हुआ है या उसमें प्रोडक्ट ज्यादा पड़ा हुआ है। ये रिएक्टेंट को शो करेगा इसलिए वैल्यू लेस देन आ जाएगी, और ये प्रोडक्ट को शो करेगा कि प्रोडक्ट ज्यादा हो चुका है, ये 1.5 आ जाएगी। इक्विलिब्रियम कब बनेगा, यही तो फायदा है हमें कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, यही तो फायदा है। इक्विलिब्रियम तब बनेगा इस रिएक्शन के लिए जब हमने क्या कहा है कि Kc की वैल्यू कितनी होगी 1। तो Kc की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, एक फिक्स अमाउंट होती है। कब, जब आप इनिशियल प्रेशर कंसंट्रेशन वगैरह कुछ भी अप्लाई करते हो तो उसके हिसाब से वो कभी भी चेंज नहीं होगी। हाँ एक चीज है जो कि इसकी वैल्यू को डिस्टर्ब कर सकती है, वो क्या है टेम्परेचर। इसके ऊपर ये हाईली डिपेंडेंट है। मिसाल तौर पे कोई भी रिएक्शन है उसके लिए Kc की वैल्यू 10 की पावर 2 है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो चांस होता होगा कि Kc की वैल्यू कितनी हो जाए 10 की पावर 3 हो जाए। कैसे, रीजन क्या है, वजह क्या है, देखिए जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से पार्टिकल के दरमियान जो स्ट्राइकिंग है, कोलिजन है, वो क्या हो जाती है ज्यादा। जब कोलिजन ज्यादा होगी मींस काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है ज्यादा, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतनी कोलिजन ज्यादा, और जितनी कोलिजन ज्यादा उतना रिएक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। और जितना आपका रिएक्शन फॉरवर्ड होगा आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या आ जाएगा इंक्रीज आ जाएगा, तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, अपवर्ड चली जाएगी। टेम्परेचर की वजह से ये पॉसिबल है, बट प्रेशर से और कैटलिस्ट से या इनिशियल कंसंट्रेशन से इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।